नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 11 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब रैम में रहता है। ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी रैम में रहता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बूट वायरस। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कंप्यूटर बॉम्ब। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? रेसिडेंट वायरस। यह क्वेश्चन वायरस से संबंधित है। वायरस से संबंधित यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है रैम का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब रैम में रहता है, और हमें 4 वायरस के नाम दिए गए हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस होता क्या है? वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। मतलब वायरस को कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से बनाया जाता है। जिस प्रकार से अदर सॉफ्टवेयर बनते हैं, इसी प्रकार से वायरस को बनाया जाता है। मगर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। एंटीवायरस का, यदि हमें अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो हमें एंटीवायरस का यूज करना होता है। हमसे 4 वायरस के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वायरस स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहता है। वह होता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस एक ऐसा वायरस है जो ऑटोमेटिक किसी फाइल के माध्यम से, किसी USB ड्राइव के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाता है और अपने आप को हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, और यह रैम में स्टोर हो जाता है। जब भी हमारे कंप्यूटर पर किसी फाइल को ओपन किया जाता है तो वह रैम में ओपन होती है। यह वायरस उस फाइल को डिफेक्ट कर देता है। मतलब एक ऐसा वायरस जो कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रैम में रहता है, और रैम में जो भी फाइल या फोल्डर, जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किए जाते हैं, उनको डिफेक्ट करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। वह कहलाता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस कहां रहता है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में। और जब भी हम किसी फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वह रैम में आ जाती है, और रैम में होता है रेसिडेंट वायरस जो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट वायरस। आपको बाकी 3 वायरस को और समझना है। बूट वायरस या बूट सेक्टर वायरस। बूट वायरस या बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है
जो कि हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट सेक्टर में जाकर वहां पर जो डेटा स्टोर होता है उनको खराब करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में जो बूट सेक्टर होता है, मतलब जहां पर कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक फाइल्स स्टोर होती हैं, उन फाइल्स को डिफेक्ट करता है बूट सेक्टर वायरस या बूट वायरस। मतलब ऐसी फाइल्स जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसी फाइल को नुकसान पहुंचाता है बूट वायरस या बूट सेक्टर वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस किसी फाइल के साथ ऐड हो जाता है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, जो एमएस ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती हैं उनके साथ ऐड हो जाता है मैक्रो वायरस और फाइल को नुकसान पहुंचाता है। जबकि कंप्यूटर वॉर्म वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वॉर्म वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप की कॉपी करता है, रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट मतलब अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है। वॉर्म वायरस रिप्लिकेशन करता है, मतलब अपने वायरस की ही खुद की कॉपी बनाता है। बूट सेक्टर वायरस या बूट वायरस ऐसे डेटा को नुकसान पहुंचाता है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में जाकर जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होता है। मैक्रो वायरस किसी फाइल के साथ ऐड हो जाता है और उस फाइल को नुकसान पहुंचाता है। जबकि रेसिडेंट वायरस प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट वायरस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध सीपीयू रजिस्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैध सीपीयू रजिस्टर नहीं है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सीपीयू रजिस्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सीपीयू रजिस्टर नहीं है? यहां पर आपको एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मतलब कि मस्तिष्क होता है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या दिमाग होता है। सीपीयू 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? रजिस्टर। तो जो सीपीयू या प्रोसेसर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो रजिस्टर जो होता है यह एक मेमोरी है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। रजिस्टर से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर जो है वह कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यह एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर, जो कि साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होती है। यह प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप होता है। कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं सीपीयू के, इनमें से हमें बताना है कौन एक सीपीयू का वैलिड रजिस्टर नहीं है। तो सीपीयू का एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। लेकिन डीएमए कंट्रोलर सीपीयू का रजिस्टर नहीं होता है। सीपीयू के अंदर प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, लेकिन डीएमए कंट्रोलर नाम का रजिस्टर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डीएमए कंट्रोलर नाम का सीपीयू रजिस्टर नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेबसाइट पते, एक हमें वेबसाइट का एड्रेस पता दिया गया है, में कौन सा भाग डोमेन नाम का प्रतिनिधित्व करता है? दिए गए वेबसाइट एड्रेस में कौन सा पार्ट डोमेन नेम का प्रतिनिधित्व करता है? हमें एक यूआरएल दिया गया है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे हम किसी वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस या पता कहते हैं।
हमें एक वेबसाइट का यूआरएल दिया गया है, पता दिया गया है, जो कि हमें बताना है इसमें कौन सा पार्ट, कौन सा भाग डोमेन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? किसी वेबसाइट या वेब पेज का जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, उसमें आपने देखा होगा लास्ट में डोमेन नेम लगा होता है, जैसे कि .com, .in, .net, .org, .co.in, इसी प्रकार से .edu, यह सभी कहलाते हैं डोमेन नेम या डोमेन कोड। कोई भी यूआरएल जब हम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहा जाता है डोमेन नेम या डोमेन कोड, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। वेबसाइट का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वह रिप्रेजेंट करता है उसका डोमेन नेम या डोमेन कोड। हमें एक यूआरएल दिया गया है और हमें यहां पर बताना है किस भाग में हमें डोमेन नेम दिया गया है। तो डोमेन नेम मतलब .com, .in, .net यह सब होते हैं। तो यह जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में www तो एक डेटाबेस है, HTTPS एक प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म तो यहां पर एक कीवर्ड या डायरेक्टरी का नाम है। जो jab.com दिया गया है, इसमें आप देखेंगे आपको .com दिख रहा होगा। .com क्या है? एक डोमेन नेम है, डोमेन कोड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपको .com दिख रहा होगा। तो जो यूआरएल का या किसी एड्रेस का पार्ट होता है, उसमें लास्ट में जो .com, .in, .net लगा होता है, वह डोमेन नेम या डोमेन कोड कहलाता है। हमें एक एड्रेस दिया गया था, जिसमें से जो ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट है, इसमें हमें डोमेन कोड दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। .com क्या रिप्रेजेंट करता है? .com मतलब कॉमर्शियल, .in मतलब इंडिया की वेबसाइट है, .net मतलब नेटवर्क है, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, .edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कई प्रकार के डोमेन नेम या डोमेन कोड होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www को 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में www को बनाया गया था। HTTPS क्या है? HTTPS एक प्रोटोकॉल है और इसका पुराना वर्जन होता है HTTP। HTTP और HTTPS एक प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में jab.com दिया गया है, यहां पर हमें डोमेन नेम शो किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव में कौन सा खोज ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को संदर्भित करता है? गूगल ड्राइव में कौन सा खोज ऑपरेटर मतलब सर्च ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को संदर्भित करता है? इस क्वेश्चन को यहां पर इंग्लिश में भी लिखा गया है। विच सर्च ऑपरेटर इन गूगल ड्राइव रिफर्स टू फाइल्स ओन्ड बाय स्पेसिफाइड अकाउंट। मतलब गूगल ड्राइव के अंदर ऐसा कौन सा सर्च ऑपरेटर होता है जो किसी स्पेसिफाइड अकाउंट की फाइल्स को शो करता है, सर्च करता है। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड मतलब डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करने की सुविधा देता है। इंटरनेट पर यदि डेटा को स्टोर करना है तो हम क्लाउड का यूज करते हैं। क्लाउड की सर्विस आपको इंटरनेट पर डेटा को अपलोड करने की, डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। कई कंपनियों के क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का, कई कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं। तो गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल कंपनी ने बनाया है। और गूगल ड्राइव आपको जीमेल अकाउंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव नाम का फीचर भी दिया जाता है, जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो। 15 GB तक आप डेटा को स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव में आप अपने डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर को स्टोर कर सकते हो। यह एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको गूगल ड्राइव की सर्विस भी प्रदान की जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, गूगल ड्राइव में कौन सा सर्च ऑपरेटर किसी स्पेसिफाइड अकाउंट की जो फाइल होती हैं उनको रेफर करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। किसी स्पेसिफाइड अकाउंट की बात हो रही है और किसी स्पेसिफाइड अकाउंट मतलब उस अकाउंट की फाइल को क्या बोला जाएगा, उस ऑनर की फाइल। उस ऑनर, जो यूजर जिस फाइल को बनाता है वह उसका क्या कहलाता, ऑनर कहलाता है। मतलब गूगल ड्राइव के अंदर आपको किसी स्पेसिफाइड अकाउंट की फाइल सर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर के नाम से उसकी फाइल सर्च करनी है तो वह यूजर उस फाइल का कौन कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा। आपके गूगल ड्राइव में कई फाइल फोल्डर रखे हैं, लेकिन आपको किसी स्पेसिफाइड नाम के अकाउंट की फाइल को सर्च करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, ऑनर का यूज करना पड़ता है। ऑनर मतलब जो फाइल को बनाने वाला होता है, उसका मालिक, जिसने उस फाइल को बनाया है। तो ऑनर ऑपरेटर के द्वारा हम किसी स्पेसिफाइड अकाउंट की फाइल को गूगल ड्राइव में सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी निगरानी प्रणाली मतलब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। रोगी निगरानी प्रणाली मतलब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़कर ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने देखा होगा जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके साथ कई प्रकार की मशीन भी अटैच कर दी जाती हैं जो पेशेंट की जो हेल्थ होती है उससे रिलेटेड रिपोर्ट को शो करती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम मतलब जो किसी रोगी की निगरानी बताते हैं, मतलब निगरानी करते हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट को शो करते हैं। किसी पेशेंट का जो हेल्थ का रिपोर्ट होता है उसको शो करने के लिए पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में हम होम टैब पर ब्लैंक नामक एक बटन पर क्लिक करके किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। हम एमएस वर्ड 2019 में होम टैब पर ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक करके किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। क्वेश्चन में ही लिखा गया है केस को बदल सकते हैं, केस को, और आंसर में देखिए तो आपको चेंज केस नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। चेंज केस, चेंज केस से संबंधित एक क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में जरूर पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड का एक फीचर होता है चेंज केस। चेंज केस से संबंधित हम यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। एमएस वर्ड में चेंज केस नाम का ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होता है, होम टैब में, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। जो चेंज केस नाम का ऑप्शन है वह एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। चेंज केस करता क्या है, आप एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप अपनी फाइल में यदि कैपिटल लेटर टाइप करना चाहते हैं, स्मॉल लेटर टाइप करना चाहते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर टाइप करना चाहते हैं, तो आप चेंज केस नाम का विकल्प यूज कर सकते हैं, जो कि किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में या मिक्स लेटर्स में शो करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, 5 प्रकार के, और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने यूज हो सकते हैं, 3। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस करता क्या है, आप जब कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपके सेंटेंस का, आपके वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा कर दिया जाता है, कैपिटल कर दिया जाता है, बाकी सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल में टाइप किया जाता है। यह होता है सेंटेंस केस, जो कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है।
तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट टाइप किया गया है इसमें जहां तक हमारा एक सेंटेंस है वहां तक पहला अक्षर पहला कैरेक्टर बस कैपिटल है, बाकी सभी कैरेक्टर स्मॉल में लिखे गए हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस करता क्या है? पूरे सेंटेंस का पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल कर देता है, बाकी सभी को स्मॉल कर देता है। जो चेंज केस नाम का ऑप्शन है यह होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है चेंज केस के नाम से। यहां पर टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। पहला केस होता है बाय डिफॉल्ट जो ऑन होता है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। इसके अलावा दूसरा केस है लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा? पूरे टेक्स्ट को, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में छोटे अक्षरों में बदल देगा। एक होता है अपर केस। अपर केस मतलब जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा सभी अक्षर को, सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर्स में बदल देता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इससे क्या होगा? आपके हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। और एक लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस जो कि केस को रिवर्स कर देता है। टॉगल केस क्या करता है? केस को रिवर्स कर देता है। आपने जो अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे होंगे वह कैपिटल में बदल जाएंगे और जो कैपिटल में लिखे होंगे वह स्मॉल में बदल जाएंगे। मतलब केस को रिवर्स करने के लिए टॉगल केस का यूज किया जाता है। यह हमने चेंज केस टॉपिक से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज केस। एमएस वर्ड में यदि हमें सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का केस चेंज करना होता है तो हम चेंज केस नाम का विकल्प यूज करते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हैं? एमएस वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हैं? मतलब एमएस वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया। एमएस वर्ड में यदि आपको अपना कोई डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट टाइप होने वाले टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में शो करने की सुविधा प्रदान करता है। हम डॉक्यूमेंट पर, पेज पर जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए हमें मल्टीपल टाइप के फॉन्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉन्ट, सभी प्रकार के फॉन्ट एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं और फॉन्ट को फॉन्ट ग्रुप में ही शो किया जाता है। फॉन्ट ग्रुप में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी फॉन्ट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलेबरी फॉन्ट। मतलब जब आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? कैलेबरी फॉन्ट। लेकिन आप इस डिफॉल्ट फॉन्ट को यदि चेंज करना चाहते हो और किसी दूसरे फॉन्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट बनाना चाहते हो तो यह काम कैसे कर सकते हैं, यह हमसे पूछा गया है। आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हो, कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? वैसे डिफॉल्ट फॉन्ट होता कौन सा है? कैलेबरी। लेकिन यदि आप इसको चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे, यह हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? होम टैब पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लाउंचर चुनेंगे, अपने फॉन्ट का चयन करके डिफॉल्ट के रूप में सेट करने हेतु चयन करके। पहला ऑप्शन दिया गया है कि होम टैब पर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का जो लाउंचर होता है उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे डिफॉल्ट फॉन्ट में सेट करने के लिए क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिफॉल्ट रूप में सेट करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। क्या हम एमएस वर्ड में अपने किसी फॉन्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट नहीं बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, मतलब यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फॉन्ट समूह पर क्लिक करके डिफॉल्ट के रूप में सेट पर क्लिक करेंगे, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रत्येक बार प्रयोग करने के लिए प्रत्येक बार फॉन्ट चुनकर, मतलब जब भी फॉन्ट बदलना होगा तब तब हम फॉन्ट को चेंज करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए,
एमएस वर्ड में हम फॉन्ट की विंडो ओपन करेंगे, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, वहां पर जो भी फॉन्ट हमें डिफॉल्ट फॉन्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में उसे सेट कर देंगे। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की क्या शॉर्टकट की होती है? एमएस वर्ड में आप Ctrl+D से या फिर Ctrl+Shift+F से या फिर Ctrl+Shift+P से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, फॉन्ट की विंडो खोल सकते हैं 3 शॉर्टकट की से। Ctrl+D से, Ctrl+Shift+F से, Ctrl+Shift+P से हम फॉन्ट की विंडो या डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में आप देख सकते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलेबरी फॉन्ट होता है। यदि आप इसे चेंज करके अपना कोई डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करना चाहते हैं तो पहले आपको फॉन्ट की विंडो को ओपन करनी होगी, खोलनी होगी। यहां पर आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं उस फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा। देन यहां पर एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट, मतलब आप जो फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं उसको डिफॉल्ट सेट करने के लिए एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट। फॉन्ट की विंडो में नीचे एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट, जिससे हम किसी भी फॉर्मेटिंग को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। और इस विंडो को खोलने के लिए Ctrl+D, Ctrl+Shift+P या Ctrl+Shift+F का यूज किया जा सकता है। फॉन्ट की विंडो खोलने के लिए 3 शॉर्टकट की भी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2019 में जो पैराग्राफ स्पेसिंग के लास्ट में स्पेस को ऐड किया जाता है उसे ब्लैंक में मेजर किया जाता है, नापा जाता है। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पैराग्राफ में 2 प्रकार की स्पेसिंग होती हैं। जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसे कहा जाता है लाइन स्पेस। 2 लाइनों के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है? लाइन स्पेस या लाइन स्पेसिंग। और 2 पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है पैराग्राफ स्पेस। 2 लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? लाइन स्पेसिंग। और 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है बिफोर मतलब पैराग्राफ के पहले, और एक होती है आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को, मतलब पैराग्राफ के बाद के स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। तो जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है उसे पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। पॉइंट्स में मेजर किया जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग को। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस भी है, यह कहलाता है पैराग्राफ स्पेस या पैराग्राफ स्पेसिंग। इसको हम यहां से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से भी चेंज कर सकते हैं। और यदि हम इसको डिटेल में देखना चाहें तो हम पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। यहां पर पैराग्राफ स्पेसिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है बिफोर, एक होती है आफ्टर, जिसे बाय डिफॉल्ट पॉइंट में मेजर किया जाता है। पॉइंट में, पीटी मतलब क्या है यहाँ पर? पॉइंट। जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वह 2 प्रकार की होती है। बिफोर मतलब पैराग्राफ के पहले, और आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद, जिसे बाय डिफॉल्ट किस यूनिट में नापा जाता है? पॉइंट यूनिट में नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट। पैराग्राफ स्पेसिंग को पॉइंट्स यूनिट में मेजर किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में ट्रैकिंग परिवर्तन विकल्प का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्जिन में लाल रेखा के साथ ट्रैक किए गए परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है? एमएस वर्ड 2019 में ट्रैकिंग परिवर्तन विकल्प मतलब ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का उपयोग करते समय, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस, उसका उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मार्जिन में लाल रेखा के साथ
ट्रैक किए गए चेंजेस को प्रदर्शित या शो करता है। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस करता क्या है? यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, और यदि कोई यूजर आपकी फाइल में कोई चेंजेस कर देता है, बदलाव कर देता है, तो आप किए गए बदलावों को ट्रैक कर सकते हो कि किसी यूजर के द्वारा हमारी फाइल में कहां कहां पर बदलाव किए गए हैं। आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, और यदि उस फाइल में कोई यूजर चेंजेस करता है, बदलाव करता है, और आप यह पता करना चाहते हो कि यूजर के द्वारा कहां कहां पर बदलाव किए गए हैं, कहां कहां पर चेंजेस किए गए हैं, तो आप ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब के अंदर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है जो डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। जहां जहां पर चेंजेस किए जाते हैं उनको शो करने के लिए मार्कअप का यूज किया जाता है, मार्कअप का। और मार्कअप भी कई प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा मार्कअप होता है जो चेंजेस को मार्जिन में लाल रेखा के साथ शो करता है? वह होता है सिंपल मार्कअप डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को मार्जिन में रेड कलर की लाइन के साथ शो करता है। और ट्रैक चेंजेस को ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई से हम ट्रैक चेंजेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक फाइल बनाई है document1 नाम से। इस फाइल को पहले हम सेव कर देते हैं किसी भी एक लोकेशन पर। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। इस फाइल का हमें एक नाम भी देना होगा, तो फाइल का हम नाम दे देते हैं सैंपल, और फाइल को हमने सेव कर दिया। फाइल हमारी बन चुकी है, सेव हो चुकी है। अब यदि हम यह चाहते हैं कि कोई भी यूजर इस फाइल में यदि बदलाव करे, चेंजेस करे, तो हमें पता चल जाए, उसके लिए हमें पहले अपनी इस फाइल पर ट्रैक चेंजेस को ऑन करना होगा। ट्रैक चेंजेस कहां मिलेगा? हमें रिव्यू टैब के अंदर। हम रिव्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे। रिव्यू टैब में एक ट्रैकिंग ग्रुप होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। हम इस पर क्लिक करेंगे और ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देंगे। अब हमने अपनी फाइल में ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया। हम फिर से फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। हमने फाइल बनाई, उसमें ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब यदि यह फाइल हम किसी के साथ शेयर करेंगे या कोई यूजर हमारी फाइल को ओपन करके इसमें कोई बदलाव करेगा, आप देख सकते हो हमने यहां पर एक बदलाव किया तो ऑटोमेटिक यहां पर एक रेड लाइन आ गई कि आपने यहां पर चेंजेस करे हैं। इसके बाद यदि हम कोई और चेंजेस करते हैं तो यहां पर भी एक रेड कलर की लाइन आ गई। यदि हम यहां पर किसी शब्द को ऐड भी करेंगे या डिलीट करेंगे या हम फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे, तो जहां जहां पर हम बदलाव करेंगे वहां पर हमें एक इंडिकेटर दिखाया जाएगा जो कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी फाइल में इस लोकेशन पर चेंजेस करे गए हैं। बाय डिफॉल्ट चेंजेस को इसी प्रकार से मार्जिन में रेड कलर की लाइन से शो किया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या सिलेक्ट होता है? सिंपल मार्कअप। और यदि हम यहां पर ऑल मार्कअप कर दें तो अब आप देखेंगे जो हमारे चेंजेस थे उनको यहां डिटेल में शो किया जा रहा है। डिटेल में किस यूजर के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वह भी हमें दिखाया जा रहा है। बाय डिफॉल्ट कौन सा मार्कअप था? सिंपल मार्कअप, जो केवल रेड कलर की लाइन तो शो करता है लेकिन डिटेल में नहीं बताता कि क्या चेंजेस करे गए हैं। और यदि हम इसे कर दें ऑल मार्कअप मतलब हमारे जो जो चेंजेस हुए हैं उनको डिटेल में शो किया जाएगा। हम इसे कर सकते हैं नो मार्कअप, मतलब कोई भी चेंजेस का जो इंडिकेटर है वह हमें नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे ही यहां पर एक ऑप्शन होता है ओरिजिनल मतलब जैसी फाइल हमने पहले सेव करी थी वैसी ही हमारी फाइल ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह होता है ट्रैक चेंजेस, जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मार्कअप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क के संदर्भ में OSI का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क के संदर्भ में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। नेटवर्क के संदर्भ में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है हमसे पूछा गया है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है। OSI एक मॉडल है
जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने के लिए वर्क करता है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और ब्लैंक निर्धारित कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन और हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से या इंटरनेट से पूछा गया है। एफटीपी सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और ब्लैंक निर्धारित कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एफटीपी सर्वर का जो गेस्ट अकाउंट होता है उसके लिए यूजर नेम और ब्लैंक डिसाइड कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। एफटीपी क्या है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एफटीपी सर्वर का गेस्ट अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और उसका पासवर्ड निर्धारित कर सकता है जो इस पर डेटा के एक्सेस के लिए आवश्यक है। यदि आप एफटीपी सर्वर पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप जब अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको अपना यूजर नेम देना होगा और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद ही तो आप अपने अकाउंट में डेटा को एक्सेस कर पाओगे। मतलब एफटीपी सर्वर का जो गेस्ट अकाउंट होगा उसमें यूजर नेम और पासवर्ड यह निर्धारित करता है कि आप कौन सा डेटा एक्सेस कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा ही हम लॉगिन करते हैं और किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में सर्न में टिम बर्नर्स-ली ने ब्लैंक को विकसित करने की शुरुआत की थी। 1989 में सर्न में टिम बर्नर्स-ली ने ब्लैंक को विकसित करने की शुरुआत करी थी। हमसे यहां पर पूछा गया है कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किसको बनाने की शुरुआत करी थी। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा और आज की वीडियो में ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था www को। www क्या है? एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। मतलब W3 का फुल फॉर्म भी क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था और इसे 1989 में बनाया गया था। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी www। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी www। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल A1 में JAN मतलब जन एंटर करें। सेल A1 का चयन करें और फिल हैंडल को 5 रो नीचे खींचें। सेल A3 में अब ब्लैंक होगा। एक्सेल से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक्सेल में यदि आपने वर्क किया होगा, एक्सेल में आपने प्रैक्टिकली टेबल बनाए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। MS एक्सेल में A1 सेल में आपको JAN मतलब जनवरी टाइप करना है और A1 सेल को सिलेक्ट करना है और फिल हैंडल को 5 रो नीचे खींचना है। फिर इसके बाद हमें यह बताना है कि A3 सेल में अब क्या होगा।
बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो हमें पेज दिया जाता है, पेज, उस पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। और एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक और एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक एड्रेस होता है हर सेल का। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जब भी किसी सेल का एड्रेस लिखा जाता है तो पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, फिर रो का नंबर लिखा जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो पहला सेल होता है, पहला सेल, वह होता है A1। आपसे पूछा जा सकता है एक्सेल वर्कशीट में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। A मतलब कॉलम, 1 मतलब रो। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेल A1 में आपको JAN एंटर करना है और A1 सेल को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के द्वारा आपको 5 रो तक उसको फिल करना है और सेल A3 में क्या मिलेगा यह हमें बताना है। आप जब एक्सेल में यह प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो यह हमारा A नंबर का कॉलम है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 5 रो, ऐसे हमने 5 रो बना लिए। अब हमें यहां पर टाइप करना है JAN मतलब शॉर्ट में जनवरी लिखा है। एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या करता है? किसी फिक्स वैल्यू को, किसी फिक्स सीरीज को अलग अलग सेल में, मल्टीपल सेल में फिल करने की सुविधा प्रदान करता है। जब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर राइट बॉटम कॉर्नर में हमें फिल हैंडल प्राप्त होगा। इसको हमें नीचे ड्रैग करना है। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको A3 नंबर के सेल में क्या प्राप्त होगा यह हमें बताना है। यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो यहां पर लिखा है JAN मतलब जनवरी, यहां पर क्या आ जाएगा? फरवरी, यहां क्या आ जाएगा? मार्च, अप्रैल और मई। तो आपसे पूछा गया है A3 सेल में क्या होगा? A3 सेल में होगा मार्च मतलब MAR, इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अब CPCT के पेपर में प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप MS वर्ड देखें, एक्सेल देखें, पावर पॉइंट देखें, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं। CPCT में थ्योरी क्वेश्चन अब कम आते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन अधिक आते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि आप जो भी क्वेश्चन तैयार करें उससे संबंधित सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं और विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हो जाएं। किसी किसी क्वेश्चन को समझने में 10 से 15 मिनट का समय भी लग जाता है, लेकिन हम फिर भी उस क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिकली भी समझते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम इस क्वेश्चन को भी एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। अब देख सकते हैं वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं जिन्हें अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीपल रो होती हैं जिन्हें नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने A1 सेल पर कर्सर रखा और यहां पर लिखा JAN। हमने पहले सेल पर कर्सर रखा A1 पर और क्या लिखा? JAN। जब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां राइट बॉटम कॉर्नर में एक पॉइंट बनता है जिसे कहा जाता है फिल हैंडल। इस फिल हैंडल से हम नीचे 5 रो तक इसे ड्रैग करेंगे, फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने क्या कर दिया? जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल और मई तक हमें दे दिया। तो आपसे पूछा गया था A3 सेल में क्या प्राप्त होगा? A कॉलम हो गया, 3 रो, क्या मिल जाएगा हमें? मार्च मिल जाएगा। फिल हैंडल ने क्या किया? जो आपने उसको स्टार्टिंग वैल्यू दी उसको नीचे आगे उसने फिल कर दिया। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, ऐसे उसने डेटा को फिल कर दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिल हैंडल एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो एक फिक्स पैटर्न के आधार पर एक सीरीज को फिल करने की सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल B4 में, MS एक्सेल का एक सेल है B4 जिसमें 60 रखा है। तो फॉर्मूला इक्वल लेन B4 द्वारा गणना करने पर प्राप्त परिणाम ब्लैंक होगा। एक्सेल से अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेल प्रैक्टिकली आप चलाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल में
सेल B4 में एक सेल का एड्रेस दिया गया है B4, जिसमें क्या लिखा है 60 मतलब 60 लिखा है। तो एक फॉर्मूला लगाया गया है इक्वल लेन फॉर्मूला लगा है। B4 मतलब B4 सेल में जो रखा है उसकी लेंथ निकालेगा लेन फंक्शन, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या बता देगा, आंसर बता देगा। तो यहां पर B4 तो एक सेल हो गया जिसमें रखा कितना है 60, लेकिन 60 की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, लंबाई। और जब 60 की लेंथ आप देखेंगे तो क्या होगी, 1 और 1 2। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शन किसी नंबर या किसी टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है, लेंथ को मतलब उसमें कितने कैरेक्टर हैं या कितने अंक हैं। जो लेन फंक्शन है यह एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है, टेक्स्ट कैटेगरी का, लेकिन इसने नंबर को भी काउंट किया है। 6 एक कैरेक्टर हो गया, एक नंबर हो गया, और 0 दूसरा हो गया। तो आंसर क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। यदि हम ऐसे लिखें इक्वल लेन और हम यहां पर दे दें फॉर एग्जाम्पल दमहो, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा 5। क्यों, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं। यदि हम लिखें इक्वल लेन 100 तो आंसर कितना मिलेगा हमें 3, क्योंकि 3 अंक हैं यहां पर। लेन फंक्शन क्या है, लेंथ काउंट करता है, जो भी आप लिखेंगे। यह एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था B4 सेल में, तो B कॉलम हो गया, 4 रो, यहां पर क्या रखा है 60 रखा है। अब यदि हम एक फॉर्मूला लगाएं इक्वल लेन फंक्शन करता क्या है, लेंथ रिटर्न करता है, लेंथ। हमें किसकी लेंथ चेक करनी है, जो डेटा B4 में रखा है, B4 का हमने एड्रेस दे दिया। तो आप देखेंगे कितनी लेंथ दी गई, हमें 2 दी गई, क्योंकि 6 एक हो गया और 0 दूसरा हो गया। जो लेन फंक्शन है वह MS एक्सेल का टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होता है, टेक्स्ट। MS एक्सेल के सभी फॉर्मूला और फंक्शन फॉर्मूला टैब में स्टोर होते हैं। हमने यहां पर टेक्स्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक लेन नाम का फंक्शन है जो कि लेंथ को काउंट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में ब्लैंक शीट 2 के सेल C3 में एक मान को संदर्भित करता है। एक्सेल का अगला क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया। यह सभी क्वेश्चन CPCT का जो जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें आए हैं। यह सभी क्वेश्चन CPCT जुलाई वाले पेपर से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, MS एक्सेल में ब्लैंक शीट 2 के सेल C3 में एक मान को संदर्भित करता है। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, शीट 2 का एक सेल है C3, उसमें यदि कोई वैल्यू है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसका एड्रेस हमें दिखाना है, तो हमें क्या लिखना होगा, आपको यहां पर समझना होगा। C3 तो हो गया सेल का नाम, और शीट 2 क्या है, वर्कशीट का नाम, पेज का नाम। तो जब हम एक्सेल में शीट के नाम के साथ सेल का नाम लिखते हैं तो बीच में नॉट सिंबल का यूज किया जाता है, नॉट मतलब यह हमारा आंसर है। ध्यान रखें आप यहां पर एक्सेल में शीट के नाम के साथ यदि आप सेल का एड्रेस लिखेंगे मतलब बीच में क्या लग जाएगा, नॉट सिंबल लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। इसको क्या पढ़ा जाएगा, शीट 2 का एक सेल है C3 जिस पर हमें कोई वर्क करना है। यदि हम C3 सेल जो कि शीट 2 पर है उस पर कोई वर्क करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी वर्कबुक में मतलब फाइल में एक ही वर्कशीट है, हम एक और वर्कशीट ऐड कर लेते हैं। अब हमारी वर्कबुक में 2 वर्कशीट हैं। शीट 2 पर सेल कौन सा था हमारा, C3। फॉर एग्जाम्पल यहां पर रखा है 100, यहां पर कितना रखा है 100। शीट 2 पर C3 सेल में 100 रखा है। अब यदि हम शीट 1 में आकर उस सेल पर कोई वर्क करना चाहें, जैसे हमने लिखा यहां पर लेन मतलब लेंथ कैलकुलेट करो, लेकिन कहां से कैलकुलेट करो, अब शीट 2 पर एक सेल है कौन सा C3, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे यहां पर भी आंसर प्राप्त हो गया, लेकिन यह आंसर कहां से कैलकुलेट किया गया है, शीट 2 का एक सेल है C3, वहां पर जो वैल्यू रखी है उसकी हमने क्या कैलकुलेट कर दी, लेंथ कैलकुलेट कर दी। यह हमारा क्वेश्चन था। तो जब भी शीट के साथ सेल का एड्रेस लिखा जाता है बीच में नॉट सिंबल का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए
आप सेल B1 में हैं। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। मान लीजिए आप सेल B1 में हैं, रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। मान लीजिए आप B1 सेल में हैं, आपका कर्सर अभी कहां है? B1 सेल में। रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। सेल B2 का चयन करें और मैक्रो को पूरा करें। सेल P4 पर जाएं और मैक्रो को एग्जीक्यूट करें। इस स्थिति में मैक्रो कौन से सेल में रन होगी? एक्सेल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जो क्वेश्चन है वह एक्सेल से पूछा गया है, सेल एड्रेस से संबंधित भी है, लेकिन इसमें मैक्रो को ऐड कर दिया गया है। मैक्रो होता क्या है? मैक्रो एक ऐसा फीचर है जो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यदि हम किसी एक्शन को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। मैक्रो के द्वारा हम किसी टास्क को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब उस टास्क को दोबारा करना होता है तो हम मैक्रो को प्ले कर देते हैं। मतलब यदि कोई काम हमें बार बार करना होता है तो हम उसको मैक्रो में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में व्यू टैब में प्राप्त होता है, व्यू टैब में। और वर्ड और एक्सेल के अंदर आप Alt+F8 से मैक्रो की विंडो या डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? मान लीजिए आप सेल B1 में हैं। अभी हम कौन से सेल में हैं? B1 में। रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड। यहां पर रिलेटिव रेफरेंस मोड का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंसिंग होती है। एक्सेल में 3 प्रकार की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। आप B1 में हैं और आपको क्या करना है? एक मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करना है, मैक्रो बनाना शुरू करना है। तो हम मैक्रो को बनाएंगे और मैक्रो शुरू करने के बाद हमें कौन से सेल पर जाना है? B2 सेल पर जाना है। हम थे B1 पर, लेकिन मैक्रो ऑन करने के बाद हम किस सेल पर गए? B2 पर गए। और B2 पर जाने के बाद हमने मैक्रो को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। मतलब मैक्रो को कंप्लीट कर दिया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। मैक्रो में हुआ कितना काम है आप ये समझिए। मैक्रो करता क्या है? किसी एक्शन को, किसी टास्क को रिकॉर्ड करता है। तो हम थे B1 पर, तब तो मैक्रो ऑन नहीं हुआ था। मैक्रो कब ऑन हुआ है? जब हमने मैक्रो ऑन किया, उसके बाद हम कहां गए? B2 पर। तो मैक्रो ने रिकॉर्ड कितना वर्क किया? B1 से B2 पर जाने का। मतलब B2 सेल को सिलेक्ट करना बस मैक्रो ने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद हमने मैक्रो को क्या कर दिया? स्टॉप। अब हम सेल P4 पर पहुंच गए और वहां जाकर हमने मैक्रो को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट, मतलब रन कर दिया। इस स्थिति में मैक्रो कौन से सेल में रन होगी? तो मैक्रो करता क्या है? किसी टास्क को, किसी काम को रिकॉर्ड करता। और आपने मैक्रो में रिकॉर्ड क्या किया? आपने मैक्रो में रिकॉर्ड किया है कि हमें B2 सेल को सिलेक्ट करना है। मैक्रो में रिकॉर्ड कितना काम हुआ है कि हमें B2 सेल को सिलेक्ट करना। उसके बाद हम कौन से सेल पर पहुंच गए? P4 पर। अब यदि हम P4 में जाकर मैक्रो को रन करेंगे तो मैक्रो अपना काम कर देगा। मतलब हमें कहां छोड़ देगा? B2 सेल पर छोड़ देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल पर। चलते हैं एक्सेल पर। यह एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर व्यू टैब के अंदर मैक्रो नाम का ऑप्शन होता है और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। Alt+F8 से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था, मान लीजिए आप कौन से सेल पर हैं? B1 पर हैं। तो हम B1 पर कर्सर को रख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा गया था? इसके बाद लिखा गया था रिलेटिव रेफरेंस मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करें। तो हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है तो हम व्यू टैब पर जाएंगे, मैक्रो पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें मैक्रो का एक नाम देना होता है, तो नाम फॉर एग्जाम्पल मैक्रो 1 है। इसके बाद हमें एक शॉर्टकट की भी देनी होती है जिससे इस मैक्रो को प्ले किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने शॉर्टकट की दे दी है यहां पर Ctrl+Q। शॉर्टकट की क्या बनेगी हमारे मैक्रो की? Ctrl+Q। इसके बाद हम ओके करते हैं। अब हमारा मैक्रो स्टार्ट होना शुरू हो गया। मैक्रो स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो अभी। अब हमें क्या करना है इसके आगे? इसके आगे हमें करना है सेल B2 का चयन करें। तो हम सेल B2 पर चले जाते हैं। B2 सेल पर आ गए।
मैक्रो ऑन है अभी, इसके बाद क्या करें, मैक्रो का पूरा करें। मैक्रो को पूरा करें मतलब जो मैक्रो अभी रिकॉर्ड हो रहा था उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब क्या करना है, हमें सेल P4 पर जाएं। अब हम P4 सेल पर चलते हैं। P4 सेल हमें कहां पर मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाना होगा, यह हमारा P4 सेल आ गया। अब हमारा कर्सर कौन से सेल पर है, P4 पर। इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैक्रो को एग्जीक्यूट करें मतलब रन करें। तो हम अभी कौन से सेल पर हैं, P4 पर। और मैक्रो की शॉर्टकट की हमने क्या बनाई थी, Ctrl+Q, उसको प्रेस करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही Ctrl+Q प्रेस किया तो हम कौन से नंबर के सेल पर आ गए, B2 सेल पर आ गए, क्योंकि मैक्रो में रिकॉर्ड ही क्या हुआ था, मैक्रो में रिकॉर्ड हुआ था कि B2 सेल को सिलेक्ट करना है। अब जब भी हम अपनी इस फाइल में किसी भी सेल पर होंगे और Ctrl+Q को प्रेस करेंगे तो हमारा मैक्रो प्ले हो जाएगा और हमें कहां छोड़ देगा, B2 सेल पर छोड़ देगा। यह होता है मैक्रो, जो किसी टास्क को रिकॉर्ड कर लेता है और आपको जरूरत पड़ने पर इसको प्ले कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं सीपीसीटी के पेपर में अब जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछे जाते हैं, डिटेल में। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि यह कठिन क्वेश्चन है, टफ है तो इसे छोड़ दें। आप हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल आपको एक सेल में एक फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है। एक्सेल से एक और क्वेश्चन मिला हमें, एमएस एक्सेल आपको एक सेल में एक फॉर्मूला एंटर करने की परमिशन देता है। एक्सेल में हम जो टेबल बनाते हैं, जो वर्कशीट बनाते हैं, उस पर कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल आपको एक सेल में एक फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है और फिर वह फॉर्मूला ऑटोमेटिक रूप से शेष कॉलम में विस्तारित हो जाएगा। यह कथन कब सत्य है? एक्सेल के आपने एक सेल में तो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन जो फॉर्मूला लगाया है वह ऑटोमेटिक कुछ सेल पर यदि अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यह कब पॉसिबल होगा, हमें यहां पर यह बताना है। हमने एक सेल पर तो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन जो फॉर्मूला लगा है वह ऑटोमेटिक कुछ रिलेटिव सेल पर भी लग जाए, ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमेशा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता है, मतलब व्हेन कैलकुलेटेड कॉलम्स आर यूज्ड, मतलब जब कॉलम को आप यूज कर रहे हो, कॉलम को आप भर रहे हो, फिल कर रहे हो। ऑप्शन नंबर डी क्या है, केवल टेबल के अंतिम कॉलम के संबंध में। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमने एक सेल पर तो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन वही फॉर्मूला ऑटोमेटिक अदर कॉलम पर, अदर सेल पर कैसे लगेगा, यह हमें बताना है। ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता है, मतलब व्हेन कैलकुलेट कॉलम्स आर यूज्ड, मतलब जैसे ही आप कॉलम को यूज करेंगे और एक दूसरे से कॉलम अटैच होंगे, कनेक्ट होंगे, तो यह फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जब परिकलित कॉलम का उपयोग किया जाता है, व्हेन कैलकुलेटेड कॉलम्स आर यूज्ड। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर शीट 2 पर एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। हमने यहां पर लिखा 5, बाजू में लिखा 6, यहां पर हम कुछ नंबर भर लेते हैं। हमने यहां पर 2 कॉलम में कुछ नंबर भरे हैं, यहां पर लिखा है 5 और 6, यहां लिखा 1 और 3। अब हम इन दोनों कॉलम पर कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमने लिखा इक्वल, A1 में ऐड करना है किसको, B1 को। तो जब हम A1 में ऐड करेंगे B1 को तो आंसर कितना मिल जाएगा, 11। अब यदि हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दें तो आप देखेंगे यहां पर हमें कितना मिल गया, 1 और 3 4 मिल गया, लेकिन बाकी जगह पर क्या मिला, 0। अब यदि हम यहां पर कोई भी नंबर भरेंगे तो ऑटोमेटिक उनको जोड़कर हमें क्या दे दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा। इसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यदि हम यहां पर कोई भी नंबर भरते हैं
तो ऑटोमेटिक जहां तक हमने फॉर्मूला ड्रैग किया था वहां तक हमें आंसर दे दिया जाएगा। हम नंबर को फिल करते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमें क्या दे दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा। जैसे ही हम इन कॉलम को यूज करेंगे हमें आंसर यहां पर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में ब्लैंक चार्ट पर इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल्स प्रदान करता है, जिसमें हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सके। एमएस एक्सेल में ब्लैंक चार्ट पर इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल प्रदान करता है, जिससे हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकें। एक्सेल से एक और क्वेश्चन हमें मिला। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। चार्ट क्या होता है, चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट टेबल के डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट का एमएस एक्सेल में हम टेबल में जो डेटा भरते हैं उस डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट क्रिएट करने के लिए हम F11 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F11 शॉर्टकट की। लेकिन इस शॉर्टकट की से जो चार्ट बनता है वह एक न्यू सीट पर बनता है। न्यू सीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है उस वर्कशीट पर चार्ट ना बनकर एक नई वर्कशीट पर बन जाता है F11 की से। और यदि हम Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से चार्ट बनाते हैं तो बनता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है उसी वर्कशीट पर चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो चार्ट टेबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट के द्वारा टेबल के डेटा को चित्रों से दर्शाया जाता है। चार्ट ऑप्शन एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट बनाने की एक शॉर्टकट की है F11 फंक्शन की, जो कि न्यू वर्कशीट पर चार्ट को क्रिएट करती है। एक शॉर्टकट Alt प्लस F1 जो कि एम्बेडेड चार्ट को क्रिएट करती है। एम्बेडेड चार्ट मतलब एक ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है, कॉलम चार्ट टाइप। अभी हमने जितना भी समझा यह सभी चार्ट से संबंधित समझा। चार्ट क्या होता, चार्ट से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एमएस एक्सेल में चार्ट पर इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल प्रदान करता है। चार्ट तो बनाना है लेकिन उसमें बहुत सारे इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल भी यूज करना है, जिससे हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकें। चार्ट का क्वेश्चन तो है, चार्ट क्या होता है यह तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है यह थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आप यहां पर देखें, यहां पर लिखा गया है विश्लेषण कर सकें। एक्सेल में यदि आपको कोई एनालिसिस करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल एक्सेल में जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल के डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने के लिए, समरी प्राप्त करने के लिए पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। पाइवोट टेबल के डेटा का एनालिसिस करने में हेल्प करती है और एक रिपोर्ट बनाकर देती है। और पाइवोट टेबल का जो चार्ट बनता है वह पाइवोट चार्ट कहलाता है, जिसमें इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनसे आप डेटा को फास्ट स्पीड में एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट से संबंधित क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें साथ में पाइवोट टेबल को भी ऐड किया गया है। पाइवोट टेबल हमें एक्सेल में किसी टेबल की रिपोर्ट बनाने की सुविधा देती है और इससे हम डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और पाइवोट टेबल का जो चार्ट बनता है वह कहलाता है पाइवोट चार्ट, जो कि हमें शीघ्रता से डेटा का विश्लेषण करने में हेल्प करता है। जो पाइवोट टेबल ऑप्शन है और चार्ट ऑप्शन है, यह दोनों ही ऑप्शन एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। इंसर्ट टैब में, एक्सेल के इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल होता है और यहां पर हमें चार्ट भी दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पाइवोट चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो इंटरेक्टिव फिल्टरिंग कंट्रोल प्रदान करता है, जिससे हम डेटा के सबसेट का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में
पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक डालने के लिए मतलब पेज ब्रेक को ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पेज ब्रेक टॉपिक से संबंधित है। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक मतलब एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर करना। एमएस वर्ड में एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। पेज ब्रेक ऑप्शन पेज लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। एमएस वर्ड 2013 तक पेज लेआउट टैब है। उसके बाद एमएस वर्ड 2016 से इस टैब का नाम कर दिया गया है लेआउट टैब। लेआउट टैब मतलब जो ब्रेक ऑप्शन है वह एमएस वर्ड 2013 में पेज लेआउट टैब में मिलता है और एमएस वर्ड 2016-19 में लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 ऑप्शन होते हैं, सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन होते हैं। तो पेज ब्रेक मतलब क्या है? एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा पेज पर ट्रांसफर करना। ब्रेक ऑप्शन लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब में मिलता है और पेज सेटअप ग्रुप में मिलता है। ग्रुप कौन सा होता है इसका? पेज सेटअप ग्रुप। और ब्रेक के अंदर एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 विकल्प होते हैं, सेक्शन ब्रेक में 4 विकल्प होते हैं और पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड 2016 है जिसमें होता है लेआउट टैब। 2019 में भी होता है लेआउट टैब, लेकिन एमएस वर्ड 2013 में होता है पेज लेआउट टैब, जिसमें पहला ही ग्रुप होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में 2 कैटेगरी होती हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 विकल्प होते हैं, सेक्शन ब्रेक में 4 विकल्प होते हैं। जो पेज ब्रेक है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है जो कि आपके एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज में ट्रांसफर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट जूम ब्लैंक प्रतिशत होता है। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट जूम ब्लैंक प्रतिशत होता है। एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन होती है उसमें डिफॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है। यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है। एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसको हम मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम हम कर सकते हैं 400% तक जूम और बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है 100। और जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+स्क्रॉल। आप कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? 10%। मैक्सिमम कितना होता है? 400%। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100%। और जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+स्क्रॉल। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल पर। एक्सेल में जो हमारी वर्कशीट होती है, पेज होता है, इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल+स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10%, 10। मैक्सिमम कितना होता है? 400% और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। आप शॉर्टकट की मतलब कंट्रोल+स्क्रॉल से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। साथ ही साथ स्टेटस बार पर हमें जूम बार दिया जाता है, जूम बार, इससे भी हम वर्कशीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट जूम 100% होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें,
समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।